टुडे आवर टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। आज हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसको किसने डिस्कवर किया था, पहले हम देखते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था हेनरी बैक्वेरल in 1896 while he was working on a uranium salt। रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बैक्वेरल ने 1896 में डिस्कवर किया था और सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था हेनरी बैक्वेरल ने। और कब? जब वो यूरेनियम साल्ट पे काम कर रहे थे। तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर देखते हैं कितने टाइप्स की इसमें रेडिएशन निकलती हैं। तो इसका डेफिनेशन, इसको रेडियो एक्टिविटी को हम इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। द स्पॉन्टेनियस emission of certain highly active particles or radiations from certain active substances called radioactive substances। द स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि अपने आप हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। द स्पॉन्टेनियस इमिशन मतलब कुछ रेडिएशन निकल रही हैं और कुछ ऐसे एक्टिव मेटल्स है रेडियो एक्टिव, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई साल्ट भी हो सकते हैं। जैसे यूरेनियम है आपके पास, जैसे यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम एट्सेट्रा, कुछ एग्जांपल्स। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, अपने आप इंटीग्रेट हो जाते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि ऐसे ही न्यूक्लियस, ऐसे एलिमेंट्स जो अनस्टेबल हों, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली क्या करते रहते हैं, इमिशन करते रहते हैं कुछ पार्टिकल्स की, कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशन की, जिससे क्या होता है कि रेडिएशन निकलती हैं। मतलब कि इट इज एक्चुअली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सर्टेन न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, डॉटर न्यूक्लियाई एंड सम अदर रेडिएशंस लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। तो इस फील्ड को पहले तो सबसे पहले डिस्कवर हेनरी बैक्वेरल ने किया था, बाद में फ्रेडरिक सॉडी, मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी एंड देन अर्नेस्ट रदरफोर्ड आल्सो डिड वर्क ऑन इट, और सब डिस्क्राइब उन्होंने किया था इसको। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेडिएशंस क्या है, फिर बीटा पार्टिकल्स और फिर गामा रेडिएशंस। लेट्स डू वन बाय वन, और इनकी प्रॉपर्टीज़। और ये हमें इसके लिए इसकी ज़रूरत इसके लिए क्योंकि आगे हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड देखना है, इसके लिए हमें थोड़ा इसका नॉलेज चाहिए। अदरवाइज इट इज़ ए वेरी डीप ब्रांच ऑफ साइंस, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें इसको डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे 11th लेवल का इसको देखते हैं। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स, ये 3 तरह के होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा, इनको हम रेडिएशन ना कह के पार्टिकल्स बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों। और ये गामा रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, they are positively charged, these are negatively charged, they are neutral, positively charged alpha particles, negatively charged beta particles and neutral means gamma radiations। तो दूसरे फीचर इनका क्या है, they are actually helium nuclei, मतलब He2 पॉजिटिव, हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी वैसे ही इंटैक्ट है।
सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पीछे क्या बचा, हीलियम न्यूक्लियाई। यहाँ पे है दीज आर स्ट्रीम ऑफ electrons and these are electromagnetic radiations, high frequency electromagnetic radiations. These are material particles electromagnetic radiations. चार्ज बता दिया मैंने, चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव। उसके बाद इनका मास 4 यूनिट्स, 4 AMU लिख सकते हैं, या अगर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो लूज कर गया, तो फिर 4 × 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम्स, तो वो आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट विल बी इक्वल टू 6.6 × 10⁻24 ग्राम्स इनका मास रहता है। और ये तो दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, और इनका तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होना चाहिए, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम्स, एंड दे आर मासलेस, क्योंकि ये लाइट की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका कोई मास नहीं है। अब इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन्स इनके पास क्या है, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, वो हमने अकाउंट कर लिया। अब बचा ये चार्ज सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से होगा, तो वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी 2 टाइम्स, तो इनका जो मास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम्स, तो वो कितना आ जाएगा, 3.2 × 10⁻19 कूलम्स। कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इन दो को, और इनका मास तो पहले बता दिया, इनका चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन की तरह होगा, और बाद में बचे वो, इनका कोई मास नहीं है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिंपली। अब इनकी पेनिट्रेटिंग पावर और आयोनाइजेशन पावर देखते हैं, और स्पीड देखते हैं। मैं रब करता हूँ, अब इनकी स्पीड की बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर हाईली आयोनाइजिंग, पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस भी चीज़ के साथ टकराती हैं उसको आयनाइज कर जाती हैं, मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेती हैं, तो उसका मतलब उसके ऊपर चार्ज आ जाए, इसका मतलब ये चार्ज आने का मतलब ये हो आयनाइज कर देती हैं। दे आर मॉडरेट, दे आर नॉट दैट मच आयोनाइजिंग, दैट आर स्टिल, हम कह सकते हैं मॉडरेट, लेस आयोनाइजिंग देन अल्फा पार्टिकल्स, देन अल्फा, इसलिए इसके कंपैरिजन में बता रहे हैं। एंड दे आर लीस्ट आयोनाइजिंग, इसलिए सबसे डेंजरस ये है, फिर उसके बाद ये, और उसके बाद ये कार्सिनोजेनिक। उसके बाद इनकी पेनिट्रेटिंग पावर, लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब ये है कि कुछ शीट ऑफ पेपर से रुक जाती हैं, दे कैन बी स्टॉप्ड बाय few sheets of पेपर, और ये इनको स्टॉप नहीं किया जा सकता, इनको स्टॉप किया जा सकती है, अगर इनके सामने आप पेपर रखते हो तो स्टॉप हो जाती हैं, लेकिन ये इनको स्टॉप करना थोड़ा सा मुश्किल है। can't be stopped by sheets of paper but can be stopped by aluminum foils, मतलब एल्युमिनियम की फॉइल से, बट कैन बी स्टॉप्ड बाय AL, मतलब एल्युमिनियम का सिंबल, एल्युमिनियम फॉइल। अब गामा की बात करते हैं, दे आर डिफिकल्ट टू स्टॉप, difficult to stop and need concrete or lead to stop। इसका मतलब यह है लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, इंटरमीडिएट पेनिट्रेटिंग पावर एंड हाईली पेनिट्रेटिंग, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर इनकी है। अब इनकी स्पीड की बात करते हैं, स्पीड हम वहां से शुरू करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर उससे कम।
alpha particles, they travel with the speed of light. क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इनको क्या लाइट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा. इट मीन्स दे हैव वेरी हाई स्पीड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और इनकी होती है एटलीस्ट 98% स्पीड एज कंपेयर्ड टू सी मीन स्पीड ऑफ लाइट. इसके मुकाबले तभी हम यहां से शुरू कर रहे हैं, और इनकी सिर्फ 10% या इससे भी कम. तो इसके इसीलिए हमने वहां से शुरू किया, सबसे ज्यादा स्पीड, उससे कम और सबसे कम 10% ओनली. हमने सिर्फ इन पे फोकस करना क्योंकि हमारे आगे वाले एक्सपेरिमेंट में इनकी ज़रूरत है, इनसे हमने शुरुआत करनी है. अब इनका चार्ज देखते हैं. चार्ज कैसे देखा गया था लास्ट पे चार्ज, क्योंकि ये जानना अब ज़रूरी है कि अब इनको पता कैसे चला कि इनका चार्ज, किसका क्या चार्ज है और किसका क्या नहीं है. तो सबसे जीनियस एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक ब्लॉक ऑफ लेड, ये ब्लॉक ऑफ लेड वाज टेकन. लेड क्यों? क्योंकि लेड इनको प्रिवेंट करता है रेडिएशन को. ये ब्लॉक ऑफ लेड है, इट्स अ ब्लॉक ऑफ लेड, ब्लॉक ऑफ लेड, पी भी लिखता हूं सिंबल. यहां पे कोई सैंपल रखा हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, रेडियो एक्टिव सैंपल. जब इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारते हैं और पीछे ऊपर एक स्क्रीन रखते हैं. स्क्रीन मतलब जहाँ पे फॉल करें, ये मान लो ये पॉजिटिव वाला प्लेट है, ये नेगेटिव वाला प्लेट है. जब ये रेज यहाँ से आती हैं तो गामा रेज को देखोगे ये बिल्कुल भी झुकती नहीं, किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं. दे ट्रेवल स्ट्रेट, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, स्ट्रेट. और जो बीटा पार्टिकल्स हैं यहाँ की तरफ मुड़ जाती हैं, इसकी तरफ, और बहुत कम यहाँ टकराती है. इसका मतलब यह है कि इनका क्या है, दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर बीटा, ये बीटा, ये गामा, और जो अल्फा वाले हैं बिल्कुल नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं. इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसलिए अल्फा वाले यहाँ. इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो भी रेडिएशन हमारे पास, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, उनको वो 3 तरह की होती हैं: अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन. अल्फा पार्टिकल्स को इसलिए पार्टिकल बोलते हैं क्योंकि ये मटेरियल पार्टिकल्स की बनी है, हीलियम न्यूक्लियाई. ये इलेक्ट्रॉन्स ही है एक्चुअल में, बीटा मतलब स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, कोई चार्ज नहीं, इसलिए ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई. तो हमारे लिए सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स ही काम के, क्योंकि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमें इनकी ही ज़रूरत पड़ेगी. सो थैंक यू.